बरसोनी पूर्णिया के नेशनल हाईवे पर एक ऐसा स्कूल है जो सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि जिंदगी संवार रहा है। नाम है ड्रीम पब्लिक स्कूल। ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं बल्कि एक इंजीनियर की सच्ची सोच है। यहाँ पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन जड़ें जुड़ी हैं इस्लामिक तालीम से। सिंगापुर के एजुकेशन मॉडल से इंस्पायर होकर के बनाया गया। हमने बात की स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल से, जाना उनका मकसद, उनकी मेहनत और उनके पीछे का असली विजन क्या है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके घर में बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, वो कंट्रोल में नहीं रहता है और पढ़ाई में वो मन नहीं लगाता है। ऐसे बच्चों का भी यहाँ पर समाधान करती है। 2014 में यहाँ बरसोनी टोल गेट के पास स्टैब्लिश किए। इस टाइम में बताइएगा कि आप सिंगापुर की जो कंसेप्ट है यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एआई के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू हम उसको बच्चे को दिखाते हैं सबसे पहले, उसके बाद एक्टिविटी होती है, फिर उसके जो डेफिनेशन है उसको हम लर्न करवाते हैं। डेफिनेशन को बाद में आप लर्न करवाते हैं? हाँ, बाद में। पहले एक्टिविटी बेस्ड होता है हमारे यहाँ। जी, आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चों को दिक्कतें आती है वो ना हो, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाते हैं। नहीं रुकते हैं, बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि वो यहाँ से निकलने के बाद वो अपने लाइफ को और बेहतर से बेहतर तरीके से इसको यूटिलाइज करके, इसको इम्प्लीमेंट करके कम से कम टाइम में इसका फ़ायदा ले। मैं सुना हूँ कि इंजीनियर साहब बाहर से खोज करके समाज के जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, बदमाश बच्चे होते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं, उनको भी ला करके हॉस्टल में डालते हैं कि एक एजुकेटेड पर्सन वो अच्छा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अच्छे की कैटेगरी में हम उसे ही रख सकते हैं जो अपने रिलीजन को भी फॉलो करे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। खास करके पेरेंट्स को पहुंचता है। आज हम देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स का कितना बुरा हाल होकर रखा है। अपने बच्चों को तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, यूके यूएस तक बच्चों को भेजा, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो बस अपने बीवी बच्चों तक ही महदूद रह गया। वो ऐसा क्यों हो रहा है? रिलीजन को वो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। इस वीडियो में सिर्फ जवाब नहीं, एक नया रास्ता भी दिखेगा उन बच्चों के लिए जिन्हें कोई भी उम्मीद की नजर से नहीं देखता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, आज मैं ड्रीम पब्लिक स्कूल बरसोनी में हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं दो खास मेहमान और इनसे बात करेंगे एजुकेशन को लेकर के। दोस्तों, आपने सुना होगा कि दुनिया का बेस्ट एजुकेशन मॉडल सिंगापुर का है और इंजीनियर महफूज आलम साहब वहाँ से काफ़ी ट्रेनिंग लिया है और वहाँ की चीज़ों को जानने की बहुत कोशिश की है। और यहाँ पर एक डेजी मैम है जो इसे इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर रही हैं और इनसे बात करेंगे क्या इसका एजुकेशन सिस्टम अलग है या सेम है, या बच्चों में कैसे ये इम्प्लीमेंट करती हैं, इसका क्या तरीका है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके घर में बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, वो कंट्रोल में नहीं रहता है और पढ़ाई में वो मन नहीं लगाता है। ऐसे बच्चों का भी यहाँ पर समाधान करती हैं। इनके बारे में भी बात करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मंद बुद्धि के हैं या फिर वो कमज़ोर है ब्रेन से, उन बच्चों का भी यहाँ पर केयर होता है। इस्लामिक एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन का ये कंबाइंड ये लोग जो पढ़ाते हैं, क्या तरीका है, क्या फिलोसफी है। सबसे पहले इंजीनियर साहब आपसे मैं पूछूँगा कि आपने ये स्कूल कब खोला और खुलने का क्या थीम था, थोड़ा इसको बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंजीनियर महफूज आलम। हम लोग इस स्कूल को 2014 में यहाँ बरसोनी टोल गेट के पास इस्टेब्लिश किए और तब से सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि कैसे हम लोग मेयारी तालीम पूर्णिया के गरीब तबके के लोगों को कम कॉस्ट पर दिया जाए, कैसे बच्चों के जहन को और बच्चों के जिस्म को कैसे इस लायक बना जाए कि वो एक अच्छा शहरी बन सके। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं मेंटल और फिजिकल? जी, बच्चे के दिमाग को उस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार हो और साथ में फिजिकल ट्रेनिंग भी उसको दिया जाए ताकि वो बार बार बीमार ना पड़े, उनमें उतनी ताकत हो कि वो आगे ज़माने से लड़ सके, वो बाइज़्ज़त शहरी बने ताकि आगे एक मयारी ज़िंदगी सही से गुजार पाए। इसी थीम के साथ हम लोगों ने 2014 में ड्रीम पब्लिक स्कूल बरसोनी इस्टेब्लिश किया और बाद में इसके कई जगह ब्रांचेस भी हैं और ये हमारा एक कमर्शियल स्कूल है
कॉमर्शियल स्कूल हम इसलिए कह रहे हैं कि हम यहाँ बायख्ता फीस लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा एक अदर स्कूल्स की तरह से नहीं है। 100% सिंगापुर सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें जो वहाँ की अच्छी है वो हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ बोलते नहीं हैं, बल्कि एक एक बच्चे के ऊपर वो बच्चा क्या कर सकता है उनके ऊपर हम मेहनत करके उनको बेटर बनाते हैं। उनमें मैनर्ड इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा हर टीचर या माँ बाप का रिस्पेक्ट करे और जो सही या गलत है उनको सही से पहचाने। साथ में मेंटल और फिजिकल एजुकेशंस भी हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने मैडम की टीम में मैक्सिमम टीचर्स बाहर से इंक्लूड किया है और ये भी कोशिश किया है कि एरिया को देखते हुए स्कूल का फ़ी कम से कम हो और सस्टेनेबल हो, ताकि लोग लंबे टाइम तक अपने बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम में रख सके, पढ़ा सके, एक अच्छा फ्यूचर बच्चों को दे सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंजीनियर महफूज आलम साहब इन दिनों अमौर विधानसभा में बिजी हैं। ऐसे में स्कूल जो संभाल रही हैं सादा अरफीन साहिबा, और बात करेंगे कि उनका क्या फिलोसफी है और इंजीनियर महफूज आलम साहब ने सिंगापुर से जो कंसेप्ट लाया था वो कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं। मैडम, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर कैसे स्कूल की देखभाल करती है और जो सिंपल स्टाइल में बताइएगा कि आप सिंगापुर की जो कंसेप्ट है यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं और बाकी टीचर को आप कैसे रेगुलेट करती हैं और बच्चे आपके यहाँ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं जी, है ना, कैसे करती है थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम है शादा आरफिन और सरफराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्कूल में आने के लिए। तो आपने कहा कि सिंगापुर वाला जो आपका ये है कॉन्सेप्ट है, कैसे हम यहाँ करते हैं, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो वर्क किया था वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे हम ध्यान देते हैं। और आप अगर मेरे स्कूल में आएंगे और देखेंगे तो आपको डेली ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ देखने को मिलेगा और उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। एक्टिविटी कराने के बाद ही हम उसको थ्योरी पे जाते हैं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिला है और हम हर दिन नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। सरफराज भाई, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको हम क्या करते हैं कि एआई के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू हम उसको बच्चे को दिखाते हैं सबसे पहले। उसके बाद एक्टिविटी होती है, फिर उसके जो डेफिनेशन है उसको हम लर्न करवाते हैं। डेफिनेशन को बाद में आप लर्न करवाते हैं? हाँ, बाद में। पहले एक्टिविटी बेस्ड होता है हमारे यहाँ। जी जी, अच्छा, पहले एक्टिविटी के थ्रू हम कराते हैं और उसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चों को दिक्कतें आती है वो ना हो। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाते हैं बच्चों को। यहीं तक नहीं रुकते हैं, बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि वो यहाँ से निकलने के बाद वो अपने लाइफ को और बेहतर से बेहतर तरीके से इसको यूटिलाइज़ करके, इसको इम्प्लीमेंट करके कम से कम टाइम में इसका फ़ायदा ले और बेनिफिट उठा सके। तो मैम ये कहना चाह रही है कि जो भी वो साइंस सीखा या लर्न किया है ना, जी, वो बाहर जा करके अपने डेली के लाइफ में वो उसको यूटिलाइज करके जी, वो आसान करे। आप ये कहना चाह रही जी जी जी। कि मैं सुना हूँ कि इंजीनियर साहब बाहर से खोज करके समाज के जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, बदमाश बच्चे होते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं, उनको भी ला करके हॉस्टल में डालते हैं और आप 24 घंटे सुना यहीं पे रहती हैं और उन बच्चों को आप सुधारती हैं। कैसे ये कर पा रही हैं, थोड़ा सा मुझे समझाइए, कैसा फैक्ट्री है आपका? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चे जो भी बदमाश टाइप के यहाँ आते हैं, पता चल चुका है कि यहाँ आने के बाद कोई भी बदमाश से बदमाश बच्चा हो लाइन पे आ जाता है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम बच्चों का काउंसलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इंडिविजुअली मैं बुला करके उसका काउंसलिंग करवाती हूँ। उसकी जो नेगेटिविटी है उसके दिमाग में, उसको हम लोग पॉजिटिव वे में
चेंज करते हैं। कैसे मैम, क्या निगेटिविटी, थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। जैसे कोई बच्चा किसी के पेरेंट्स उसको पिटाई करते हैं या फिर उसको मोबाइल का एडिक्शन है, तो इन सब के वजह से वो बदतमीज़ी करता है घर पे अपने पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों को ही साथ में बुलाया जाता है और फिर काउंसलिंग कराया जाता है कि कहाँ पे गलती किसकी है और किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकालें। बच्चे को भी बैठाया जाता है, पेरेंट्स को भी बैठाया जाता है, फिर हम उस पर वर्क करते हैं। मैम, आप साइंस इंग्लिश के साथ साथ सुना कि आप इस्लामिक एजुकेशन देते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फिलोसफी है, आप बताएंगी? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज हमारे जो मुआशरे की हालत है ये हम सबको पता है। दूसरा ये है कि एक हम सभी देख सकते हैं कि एक एजुकेटेड पर्सन वो अच्छा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अच्छे की कैटेगरी में हम उसे ही रख सकते हैं जो अपने रिलीजन को भी फॉलो करे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। अगर वो अपने रिलीजन को फॉलो करता है तो उसके अंदर सबसे पहले जो ईगो है वो नहीं होगा, वो ज़मीन से जुड़ा होगा। हम देख सकते हैं कि हमारा देश हमारे लिए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचता है हमारे कंट्री को पहुंचता है, ख़ास करके पेरेंट्स को पहुंचता है। आज हम देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स का कितना बुरा हाल होकर रखा है। अपने बच्चों को तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, यूके यूएस तक बच्चों को भेजा, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो बस अपने बीवी बच्चों तक ही महदूद रह गया। वो उसको सोशल लाइफ से कोई मतलब नहीं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सीधे सीधे आप देख सकेंगे कि कहीं ना कहीं रिलीजन को वो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। मैम, इस बात के लिए आपको नमन। मैंने इतने सारे इंटरव्यू किया, मैं इतना कभी इमोशनल नहीं हुआ। यहाँ पर इन्होंने आंख मेरी खोल दी। दोस्तों, आप भी एक बात सुन लीजिए, सिर्फ इंग्लिश या साइंस पढ़ने से नहीं होगा। एक बेहतर इंसान, बेहतर बेटा या बेहतर बेटी बनने के लिए उसमें रिलीजियस एजुकेशन भी जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है और हम सभी को, पेरेंट्स को खास करके मैं बोलती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि सब और अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो करें। इस्लामिक एजुकेशन पे काफ़ी चर्चा हुआ, थोड़ा सा आप पब्लिक को, पेरेंट को बताएंगे कि आप इस्लामिक एजुकेशन में क्या क्या आपके पास है, कौन सी कोर्स है या क्या करिकुलम है, थोड़ा डिटेल बताइए। इस्लामिक एजुकेशन में तो हर दिन ही उस पर वर्क होता है। जैसे अरबिक की क्लासेस होती है, नमाज प्रैक्टिकली हम सिखाते हैं यहाँ पे हर फ्राइडे। हर बच्चे को प्रैक्टिकली, जिसको नहीं आ रहा है, जिसको आ रहा है तो उसका तो हो जाता है, लेकिन एक टेस्ट टाइप का लिया जाता है जिसको जहाँ जहाँ कमियाँ रहती है उसको हम दूर करते हैं। और क्लासेस में तालीमुल इस्लाम की पढ़ाई होती है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और हिफ्ज़ का भी हमने स्टार्ट कर दिया है अब कि सुबह और दोपहर में जो हिफ्ज़ करना चाहते हैं बच्चे, वो ज़्यादा नहीं, 2 आयत 3 आयत ऐसे करके हम लोग उन लोगों को करवा रहे हैं ताकि वो धीरे धीरे करके हिफ्ज़ भी करें। तो ये फैसिलिटीज़ हम लोगों ने दे रखी है। और इसके साथ साथ इवनिंग में दुआएं, सारी दुआएं सिखाई जाती हैं बच्चों को। तो कोशिश करते हैं कि हम दीन से उतना, जितने हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, दीन से भी हम बच्चों को उतना ही जोड़ें ताकि वो एक अखलाकमंद भी बने, दूसरा तालीम भी हासिल करे, और तीसरा वो सोशल बने कि मुझे आगे चल के अपने समाज के लिए क्या करना है, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, किस तरह से ज़िंदगी बितानी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग फ़िक्रमंद रहते हैं। क्योंकि मैं फिर से ये बोलना चाहूँगी कि मुआशरे की हालत हमारी बहुत ख़राब है, जिसके वजह से हमें, सिर्फ हमें नहीं, हर स्कूलों को गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम इसको प्रोफेशनल तौर पे ना करें, बल्कि बच्चों के भविष्य को और समाज को देखते हुए कि आज के जो हमारे बच्चे हैं कितने बिगड़ रहे हैं, ये सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल्स की वजह से, और ये जो टिकटॉक और यूट्यूबर जो बन रहे हैं, इससे उनका तो एक तरह से जो एम होना चाहिए वो ख़त्म हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरह से ख़त्म करें बच्चों के दिमाग से कि अभी से यूट्यूब उन लोगों का यही रहता है कि चलो पढ़ लेंगे और अब यूट्यूब पे मुझे काम करना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे का जो एम होता है वो पूरा डाउन लेवल पे जा रहा है। तो हम इस पे वर्क करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और हर हफ्ते एक्टिविटी क्लासेस होती हैं यहाँ पे। उसमें मोटिवेशन लेक्चर दी जाती है टीचर्स के थ्रू। हम लोग खुद बैठते हैं बच्चों के साथ, बच्चों का काउंसलिंग करते हैं कि कौन बच्चे, जैसे डे स्कॉलर हैं तो उनके साथ तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन फ्राइडे हमारी एक्टिविटीज़ होती है
जिसमें हम बातें भी करते हैं बैठ करके कि कौन बच्चा कितना मोबाइल यूज़ कर रहा है, किसके पेरेंट्स कितना ज़्यादा बच्चों को टाइम दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और इस पे हम वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, और तब तक वर्क करते हैं जब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल जाता, हम उसको छोड़ते नहीं फिर। मैम से कुछ तीखे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। मैम, आपके बेटे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बेटे यहीं पढ़ते हैं, और मेरा बेटा भी माशाल्लाह हिफ्ज़ के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। अम्मा पाड़ा उसका हिफ्ज़ हो चुका है माशाल्लाह, और पढ़ाई तो यहीं से करता है, क्योंकि मैंने डॉन बॉस्को में भी एडमिशन कराई मैं, और उर्सलाइन में भी कराई। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है अभी के दौर में। तो मैं बेहतर से बेहतर तरीके से जो मैं चाह रही हूँ एज अ माँ, मैं यहाँ पे वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ ताकि दूसरे के बच्चों को भी फ़ायदा मिले और मेरे बच्चों को भी फ़ायदा मिले। क्योंकि हम दूसरे के स्कूल में तो बोल नहीं सकते कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, तो हम पूरी तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं नई नई चीज़ों को करने की, और करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे मदर इंडिया को मैं नमन करता हूँ। मुझे याद आ रहा है मुगले आजम फिल्म, जिसमें पृथ्वीराज कपूर दिलीप कुमार को तपती रेगिस्तान में भेजते हैं क्योंकि वो चाइल्डहुड में बिगड़ जाते हैं। उसे ऐसे जगह भेजते हैं जहाँ की महल की कोई फैसिलिटी ना हो। तो यहाँ पर भी इसलिए मैं इसको मदर इंडिया कह रहा हूँ कि आज के टाइम में बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है स्मार्टफोन। जी हाँ, पेरेंट भी स्मार्टफोन में बिजी हैं और बच्चे भी स्मार्टफोन में बिजी हैं। तो ऐसे में जो आपसी पारिवारिक जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर कहीं न कहीं पड़ रहा है। दोस्तों, सोचने की ज़रूरत है, और ऐसे इंजीनियर साहब और मैडम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक नया फिलॉसफी, नए तरीके से काम करना शुरू किया है, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि समाज को इससे एक अच्छा मैसेज मिलेगा और कुछ परिवर्तन भी होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें होस्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।